हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी का मर्चेंट एंड मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस इन इंडिया बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर, इसके यूनिट 1 के टॉपिक को करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन सिचुएटिंग मर्चेंट्स एंड मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस इन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना है सोर्सेज एंड हिस्ट्रियोग्राफी, इंस्क्रिप्शन, बही खाता, इन सब के बारे में, एंड मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप्स, बार्टर, कॉइंड एंड अनकॉइंड मनी। तो इस यूनिट में आपको ये सब कुछ पढ़ना होगा। तो आइए यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मर्चेंट से। हु इज़ मर्चेंट? तो जैसा कि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है मर्चेंट एंड मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस, तो मर्चेंट होता कौन है? मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार करता है, यानी कि जो वस्तु या सेवाओं को खरीदता, बेचता या वितरित करता है, ऐसे व्यक्ति को व्यापारी कहा जाता है। अब अलग अलग तरीके से वो व्यक्ति क्या करता है? वस्तुओं का लेन देन करता है, वस्तुओं को खरीदता है तथा उसके बाद बेचता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? व्यापारी ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। तो व्यापारी का उद्देश्य ही क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है। तो एक तरीके से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको व्यापारी को भी एक्सप्लेन करना होगा कि व्यापारी कौन होता है। वह व्यक्ति जो वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार करता है, उनको खरीदता, बेचता या वितरित करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो ऐसा व्यक्ति मर्चेंट यानी कि व्यापारी कहलाता है। ठीक है। आइए अब जानते हैं व्यापारिक प्रथाएं। तो अगर हम बात करें व्यापारिक प्रथाओं की, व्यापारिक प्रथा का मतलब होता है मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस। व्यापारिक प्रथाएं वो प्रथाएं या वो तकनीक होती हैं, वो रणनीति तथा वो व्यवहारों का समूह होता है जो कोई व्यापारी अपनाता है व्यापार करते दौरान। ठीक है। व्यापारिक प्रथाओं में व्यापारी के द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति, तकनीक तथा व्यवहार शामिल हैं। अब व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपना लाभ बढ़ाने के लिए जिन रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजीज का, टेक्निक्स का यूज़ करता है वो क्या कहलाती है? मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, यानी कि व्यापारिक प्रथाएं कहलाती हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? तो फर्स्ट है मार्केटिंग तथा बिक्री, जिसमें क्या करता है व्यापारी? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करता है, प्रचार करता है। ठीक है। तो ये भी एक तरीके की व्यापारिक प्रथा है जिसमें व्यापारी क्या करता है? एडवर्टाइज, सेलिंग एंड प्रोमोट करता है अपने प्रोडक्ट्स को ताकि उसका जो बिजनेस है वो बढ़े, ग्रो करे। सेकंड है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन भी एक तरीके की व्यापारिक प्रथा है, मर्सेंटाइल प्रैक्टिस है, जिसमें व्यापारी क्या करता है? पूंजी का प्रबंध करता है, कैपिटल को एक्यूमुलेट करता है। ठीक है। ताकि वो उस पैसे का उपयोग कर सके, उसको निवेश कर सके, जिससे उसके व्यापार में वृद्धि हो। ठीक है। तो व्यापारी जो है वो अपने व्यापार को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने लाभ को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करता है? पैसों का अरेंजमेंट करता है, पूंजी का प्रबंध करता है, ऋण प्राप्त करता है, या तो उधार देता है कहीं से या किसी से पैसे मांगता है, तो उसको क्या कहा जाता है? वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक तरीके की व्यापारिक प्रथा है। थर्ड है ग्राहक संबंध। व्यापारी को अगर अपने व्यापार को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखना है, अपने व्यापार को और भी ज़्यादा समृद्ध करना है, तो ज़रूरी है कि वो ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बनाए, क्योंकि अगर ग्राहकों का संबंध व्यापारी के साथ अच्छा होगा तभी ग्राहक फ्यूचर में भी, भविष्य में भी उसका सामान खरीदना चाहेंगे। तो इसीलिए ग्राहक के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए व्यापारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज, रणनीति बनाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा व्यापारी सेल लगाते हैं जिसमें वो कम रेट पर डिस्काउंट देकर सामान को बेचते हैं, या फिर कई बार ये लॉटरी वगैरह निकाली जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके की आकर्षक स्कीम्स शुरू की जाती है व्यापारी के द्वारा ताकि ग्राहक जो है वो आकर्षित हो सामान खरीदने के लिए। ठीक है। ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए भी व्यापारी जो भी तकनीक अपनाते हैं उसको भी व्यापारिक प्रथा में ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक नैतिकता, यानी कि व्यापारी जो है
ये उसका धर्म है कि वो ईमानदारी, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी के साथ व्यापार करे, अच्छे से व्यापार करे, अपने एथिक्स को ना भूलें। ठीक है, जो बिजनेस एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करें। तो इसको भी व्यापारिक गतिविधि में या व्यापारिक प्रथा में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी का उपयोग। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी जो है वो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। ई कॉमर्स यानी कि वो ऑनलाइन भी अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, जैसे कि आजकल तो अलग अलग प्लेटफॉर्म चले हुए हैं ऑनलाइन कोई भी उत्पाद बेचने के लिए जो कि व्यापारी यूज़ करते हैं, जैसे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो इन सब का उपयोग व्यापारी करता है ताकि वो अपने व्यापार को सुधारे और ज़्यादा बढ़ा पाएँ। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ वो करता है। व्यापारिक प्रथाएं जो समय के साथ बदलती रहती है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता व्यवहार में जब बदलाव होता है तो मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस यानी कि व्यापारिक प्रथाएं भी बदलती रहती हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ बदलाव देखा जाता है। आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय इतिहास में व्यापारियों तथा व्यापारिक प्रथाओं का स्थान, सिचुएटिंग मर्चेंट्स एंड मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस इन इंडियन हिस्ट्री। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास में व्यापारियों का क्या स्थान था, भारतीय इतिहास में व्यापारियों का क्या महत्व रहा, किस तरीके से व्यापारियों ने अपना विकास किया। तो देखिए, भारतीय इतिहास में व्यापारियों का बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण स्थान रहा। दे प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन काल से व्यापारी जो थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाते थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था के निर्माण में काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई। प्राचीन भारत में व्यापारी समुदाय जैसे कि वैश्य, क्षत्रिय तथा कुछ शूद्रों ने व्यापार तथा वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने व्यापार मार्गों यानी कि ट्रेड रूट्स का डेवलपमेंट किया, विकास किया। अलग अलग क्षेत्रों के बीच में उन्होंने वस्तुओं तथा विचारों का आदान प्रदान किया तथा समृद्धि को बढ़ावा दिया। क्या किया उन्होंने, जब एक जगह से दूसरी जगह पर वो व्यापार करेंगे तो व्यापार के साथ क्या होगा, वस्तुओं का तो आदान प्रदान होता ही है, साथ ही साथ विचारों का भी आदान प्रदान होने लग गया, जिससे सांस्कृतिक समृद्धि भी बढ़ने लग गई। ठीक है, अब जब व्यापार बढ़ा अलग अलग रीजन्स के बीच में तो क्या हुआ, प्रोस्पेरिटी भी प्रमोट हुई, समृद्धि बढ़ने लगी। मौर्य काल के दौरान अगर देखें तो सम्राट अशोक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों तथा बंदरगाहों का निर्माण करवाया, यानी कि रोड्स एंड हार्बर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए ताकि क्या किया जा सके, व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, गुप्ता काल में भी व्यापार तथा वाणिज्य काफ़ी अच्छे से फला फूला। मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में व्यापारियों ने अलग अलग साम्राज्यों के उदय तथा पतन में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने राजस्व संग्रह में योगदान दिया तथा राजाओं को धन व संसाधन प्रदान किए। तो इस तरीके से मध्यकालीन भारत में व्यापारियों ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई साम्राज्य के उदय में तथा पतन में, क्योंकि व्यापारी क्या करते थे, व्यापार के द्वारा धन कमाते थे, उस धन को वो राजस्व के रूप में राजा को देते थे एंड राजा उस धन का निवेश करता था तथा बदले में क्या करता था, संसाधन प्रदान करता था व्यापारियों को, ताकि व्यापारी अपना व्यापार और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। तो इस तरीके से व्यापारियों का व्यापार बढ़ रहा था, साम्राज्य की समृद्धि तथा प्रसिद्धि बढ़ गई थी। मुगल काल में भी व्यापारी वर्ग काफ़ी समृद्ध हुआ, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, व्यापारिक समुदायों ने बैंकिंग, वित्त तथा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी योगदान दिया। ठीक है, जब व्यापारी समुदाय और भी ज़्यादा समृद्ध हो गए तो उन्होंने धीरे धीरे बैंकिंग, वित्त तथा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में योगदान देना शुरू कर दिया। बैंकिंग जैसी सुविधाएं मतलब कि जो व्यापारी थे फिर वो गरीब लोगों को ऋण भी देने लग गए, उधार देने लग गए। ठीक है, तथा बदले में उनसे ब्याज लेने लग गए। इससे क्या हुआ, एक नई सेवा शुरू हुई जो कि थी वित्तीय या बैंकिंग सेवा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश शासनकाल। ब्रिटिश शासनकाल में भी व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार किया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मुख्य है, माना जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी व्यापार किया। ठीक है, लेकिन उनको काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय व्यापारी आधुनिक भारत के आर्थिक विकास में योगदान देते रहे। वे वैश्विक व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते रहे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो इस तरीके से भारतीय इतिहास में व्यापारियों ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में व्यापारिक प्रथाओं की शुरुआत कैसे हुई, विनिमय का क्या माध्यम था। इंसेप्शन ऑफ मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। भारत में व्यापारिक प्रथाओं की शुरुआत प्राचीन काल में ही हो गई थी, लेकिन उस दौरान मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मतलब कोई मुद्रा नहीं थी जिसके बदले में व्यापार किया जा सके। तो उस टाइम पर कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है, इसमें क्या होता था, एक व्यक्ति एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदता था। ठीक है, पीपल एक्सचेंज्ड वन कमोडिटी फॉर अनदर। जैसे आपके पास अगर जूते हैं एंड आप खरीदना चाहते हैं कपड़े, तो आप क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसको जूते खरीदने हो एंड आप उससे कपड़े खरीद पाए, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ठीक है, अब अगर कोई किसान है, उसको कपड़े खरीदने हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो कि अनाज खरीदना चाहता हो, क्योंकि किसान के पास देने के लिए क्या है, अनाज है, तो वो अनाज के बदले में कारीगर से कपड़े लेगा। ठीक है, तो ये जो प्रणाली थी, इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदी या बेची जाती थी। धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ, करेंसी इवॉल्व हुई। ठीक है, शुरुआत में धातु की मुद्रा होती थी, धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, इन सब का उपयोग मुद्रा के रूप में शुरुआत में किया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिक्कों का प्रचलन हुआ। अलग अलग राजा, अलग अलग शासकों ने अपने अलग अलग सिक्के जारी किए। ठीक है, व्यापार के साथ साथ व्यापारिक संगठन भी विकसित होने लग गए, यानी कि जब व्यापार बढ़ा तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होने शुरू हो गए। वैश्य वर्ग के जो व्यापारी थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस दौरान, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इनमें जो क्षत्रिय थे उनका काम था युद्ध करना, लड़ना, रक्षा करना। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, वेदों की शिक्षा देना। वैश्य का काम होता था व्यापार। ठीक है, तो मुख्यतः व्यापार करने का मुख्य काम वैश्य वर्ग को ही सौंपा गया था, वैश्य वर्ग ही व्यापारी बनते थे। ठीक है, उन्होंने अलग अलग व्यापारिक मार्ग यानी कि ट्रेड रूट्स का डेवलपमेंट किया, विकास किया, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भारत में व्यापारिक प्रथाओं की शुरुआत एक धीमी तथा क्रमिक प्रक्रिया थी, ग्रेजुअल एंड एवोल्यूशनरी प्रोसीजर था। ठीक है, वस्तु विनिमय से लेकर मुद्रा के विकास तथा व्यापारिक संगठनों के उदय तक भारतीय व्यापारिक प्रथाओं ने एक लंबा सफर तय किया। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बार्टर एंड कॉइन्ड मनी। तो बार्टर सिस्टम जान लेते हैं पहले। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तुओं का सीधे आदान प्रदान किया जाता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मतलब कि पैसे उस टाइम पर नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति अपना सामान बेचकर पैसे ले एंड उन पैसों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें, ऐसा उस टाइम पर नहीं था। तो उस टाइम पर क्या था, फिर वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद, विनिमय यानी कि आदान प्रदान, प्रणाली यानी कि सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें वस्तुओं का लेना देना होता था आपस में, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली या दी जाती थी, सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे अगर कोई किसान है तो वो अपने अनाज के बदले अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता है, जैसे कपड़े या जूते या जो भी उसको चाहिए हो। ठीक है, अब ये जो बार्टर सिस्टम होता था, इसमें डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, हालांकि इस प्रणाली की कुछ सीमाएं थी। उदाहरण के लिए, अगर किसान को कपड़े की आवश्यकता होती थी लेकिन कारीगर को अनाज की आवश्यकता नहीं है, तो लेन देन संभव नहीं हो सकता। वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करना भी मुश्किल था। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप किसान हैं, आपके पास गेहूं है एंड आप वो गेहूं देकर कपड़े खरीदना चाहते हैं कारीगर से या किसी भी व्यक्ति से, बट आप जाते हो उस व्यक्ति के पास, आप उसको बोलते हैं कि आप ये कपड़े खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अनाज नहीं लेना चाहता। ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अनाज है, तो वो बोलता है कि आप उसको कुछ और दे दीजिए तभी वो कपड़े देगा। तो ऐसी सीमाएं इसमें देखने को मिलती थी, जिसको दोहरी आवश्यकता की चुनौती भी बोलते थे। ठीक है, मतलब कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली को सफल बनाना है तो ये ज़रूरी है कि दोनों ऐसे लोग हो जिनको एक दूसरे की आवश्यकता का सामान मिल रहा हो एक दूसरे से। ठीक है,
अगर किसान गेहूं बेचना चाहता है एंड बदले में कपड़े खरीदना चाहता है तो उसको ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो कपड़े बेचना चाहता हो एंड गेहूं भी खरीदना चाहता हो। ठीक है, तो ऐसा काफ़ी मुश्किल होता था। इसके अलावा वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना भी बहुत मुश्किल था। प्राइस डिटरमाइन करना कि ये जो वस्तु है इसकी वैल्यू क्या होगी, मूल्य का निर्धारण भी पॉसिबल नहीं हो पाता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, अब जैसे आज के टाइम में क्या होता है, गेहूं जो है वो मान लो आती है 1000 रुपये की एंड जो कपड़े हैं वो आते हैं 2000 के। ठीक है, तो ऐसे आज के टाइम में जो वैल्यू है वो डिटरमाइन की जा सकती है गुड्स की, वस्तुओं की, लेकिन उस टाइम पर मूल्य का निर्धारण असंभव था। ठीक है, तो कई बार क्या होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देने के चक्कर में नुकसान हो जाता था। ठीक है, जैसे अगर गेहूँ महंगी हो एंड कपड़े सस्ते हो तो नुकसान हो जाता था किसान को, क्योंकि उसने एक महंगी चीज़ के बदले में, मतलब कि मूल्यवान चीज़ के बदले में कम मूल्यवान वस्तु खरीदी है। तो ये उसमें समस्या देखने को मिलती थी। इसलिए फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मुद्रा का विकास होने लगा। शुरुआत में धातु के रूप में, धातु वाली मुद्रा का उपयोग होता था, धातु का उपयोग होता था मुद्रा के रूप में, जैसे सोना, चांदी, तांबा। इन धातुओं का मूल्य मान्यता प्राप्त था, इन्हें आसानी से लेकर जाया जा सकता था। ठीक है, धीरे धीरे इन धातुओं को सिक्कों के रूप में ढाला जाने लगा, मतलब कि ये जो मेटल था इसको मिंट किया जाने लगा कॉइन्स के फॉर्म में। ठीक है, सिक्कों का आकार तथा वजन मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज होता था, जिससे लेन देन और भी ज़्यादा आसान हो गया, ट्रांजैक्शन ईजी हो गई। ठीक है, सिक्कों के आगमन से व्यापार में सुविधा हुई, फैसिलिटेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, जब कॉइन्स आए तो इससे ट्रेड जो है वो और भी अच्छे से इंक्रीज होने लग गया। आर्थिक गतिविधियों में यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्रीमेंट देखा गया। सिक्केदार मुद्रा ने व्यापार को अधिक कुशल तथा सुविधाजनक यानी कि एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट बनाया। इस प्रकार वस्तु विनिमय से लेकर सिक्केदार मुद्रा के विकास ने व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है असिक्का मुद्रा यानी कि अनकॉइन्ड मनी। असिक्का मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसको सिक्कों के रूप में नहीं ढाला जा सकता, मतलब कि जिसको कॉइन्स के फॉर्म में मिंट नहीं किया जा सकता। इसमें मूल्यवान धातु जैसे सोना, चांदी तथा तांबा शामिल हो सकते हैं, जिन्हें उनके वजन या मात्रा के आधार पर लेन देन में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो कई बार क्या होता था, सिक्के आने से भी पहले मूल्यवान जो धातु होती थी जैसे सोना, चांदी, तांबा, इनको इनके वजन या मात्रा के आधार पर मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जब इनको सिक्कों के रूप में नहीं ढाला जाता था तब। तो उसके बाद क्या हुआ, असिक्का मुद्रा जो थी इसका प्रचलन ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। ठीक है, हालांकि प्राचीन काल में असिक्का मुद्रा यानी कि अनकॉइन्ड मनी ही यूज़ की जाती थी, जिसमें प्रीशियस मेटल्स को उनके वेट के आधार पर यूज़ किया जाता था ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कपड़े खरीदने हैं तो जो भी कपड़े का मूल्य होगा उतने वजन की धातु वो व्यक्ति दे देता था एंड बदले में कपड़े ले लेता था, यानी कि वजन के आधार पर, धातु की वजन के आधार पर आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। ठीक है, तो इसको असिक्का मुद्रा यानी कि अनकॉइन्ड मनी कहा जाता था। हालांकि असिक्का मुद्रा की कई सीमाएं थी। उदाहरण के लिए धातुओं की शुद्धता तथा वजन को निर्धारित करना मुश्किल हो जाता था कि कैसे धातु को तोड़ा जाए, उस वजन में कैसे धातु को ढाला जाए, तो ये दिक्कत हो जाती थी, जिससे लेन देन में जटिलताएं उत्पन्न हो जाती थी, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते थे। सिक्कों के आगमन से इन सीमाओं को दूर किया गया। बाद में जब सिक्के आ गए, जब सिक्केदार मुद्रा आ गई तो ज़्यादा सुविधा मिली व्यापार में। ठीक है, सिक्कों के आगमन से व्यापार अधिक कुशल तथा सुविधाजनक हो गया। इस प्रकार असिक्का मुद्रा व्यापार के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। हालांकि सिक्कों के आगमन के बाद धीरे धीरे कम प्रचलित हो गया। जब सिक्केदार मुद्रा आई तो असिक्का मुद्रा का महत्व कम हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसके बाद असिक्का मुद्रा की प्रणाली आई यानी कि अनकॉइन्ड मनी का सिस्टम आया एंड उसके बाद कॉइन्ड मनी आई यानी कि सिक्केदार मुद्रा।